Hello student, this is Samim sir, your physics mentor. Today I am going to discuss about alternating current. आज मैं अल्टरनेटिंग करंट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट से पहले, चूँकि आज का ये मेरा स्पेशल लेक्चर कोविड-19 की वजह से जो प्रभावित बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में लर्निंग गैप हो गया है, स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रख कर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले कितने करंट को जानते हैं। एक करंट को जानते हैं जिसे हम स्टडी करंट कहते हैं। स्टडी करंट मीन्स द करंट विच मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जनरली आप पढ़े हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दूसरा करंट वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट मीन्स द करंट which magnitude is vary with respect to time but direction is same. So this current is known as here variable current, that is dq upon dt. And in this chapter we are going to study alternating current. So alternating current means the current which vary with respect to time and direction vary periodically. So today try to understand this one. Periodically word means the current has function of sine or cosine. So today before going to this one, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जो है आपको तमाम डेरिवेशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया होगा। बहुत से हमारे बच्चे जो है इंटीग्रेशन ख़ास तौर से जो है मैथमेटिक बैकग्राउंड जिसका नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन अगर उनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ, क्योंकि बिना उसके जाने जो है इस चैप्टर में ज़्यादातर डेरिवेशन इंटीग्रेशन के हेल्प से होगा। तो आइए थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे हम इंटीग्रेशन को हाईलाइटेड कर दें कि कैसे इसमें क्या निकालेंगे। जो है इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos theta with respect to d theta, this will be equal to sin theta. तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें जानकारी होना चाहिए। साथ में आपको जो है लिमिट के विषय में जो है कि अगर लिमिट आपका थीटा 1 टू थीटा 2 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 1 टू थीटा 2 डी थीटा इज इक्वल टू, ये आपका होगा माइनस कास थीटा लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2। अगर यह माइनस है तो इस लिमिट को चेंज करके इसको पॉजिटिव में कर लेंगे, या अगर माइनस नहीं है तो पहले हम थीटा के स्थान पे अपर लिमिट को लिखेंगे, माइनस कर करके थीटा के स्थान पे लोअर लिमिट को लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर लेते हैं, दो तरीके से मैं बता देता हूँ। कास थीटा 1 थीटा 2, दिस विल बी इक्वल टू कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। मीन्स थीटा के स्थान पे पहले अपर लिमिट को, फिर थीटा के स्थान पे लोअर लिमिट को। तो ये इसकी माइनस का इफेक्ट अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपको मिलेगा कास थीटा 1, चूँकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका कास थीटा 2। तो प्रोसेस यही है कि पहले हम जब वैल्यू पुट करेंगे जो है अपर लिमिट को पहले लिखेंगे, लोअर लिमिट को, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आप चाहें तो इसको यही चेंज कर दें। जो है दूसरा तरीका आपका, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका। दूसरा तरीका
आप इसको अप्लाई ये कर सकते हैं कि यदि अगर नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जो है बस लिमिट को चेंज कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा cos θ2, ये θ1 ऊपर चला जाएगा और ये θ2 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। अपर लिमिट cos θ1 माइनस cos θ2, जो पहले आप सिंप्लीफाई किए थे वो वैल्यू दोनों आपका सेम है जो है। अब इसके बाद अगर थीटा की वैल्यू अगर गिवन है तो आप इसको जो है लिखेंगे जो है। तो ये प्रोसेस है, ये हमें जानना पड़ेगा कुछ चीज़ें कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका जो है, ये चीज़ ध्यान देंगे। अगर यहाँ थीटा है तो यह थीटा के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, अगर यहाँ टी है कोई भी आपका है तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है जो है। तो एक चीज़ और इसमें बता देना चाहेंगे, एक तो आपका इंटीग्रेशन कम से कम ये दो है तो बहुत, लेकिन कम से कम यहाँ इस चैप्टर में जो है ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होगा, इसको जो है जानकारी कर लें। दूसरा चीज़ आपको इसमें जो जानना है वो ये है कि अगर कोई इंटीग्रेशन साइन थीटा ही ले लेते हैं, डी थीटा है, तो ये थीटा के स्थान पे हम कुछ दूसरा चीज ले लेते हैं, ए थीटा ले लेते हैं या वाई थीटा, समझने के लिए आपका वाई थीटा ले लेते हैं या एक्स थीटा, कुछ भी कर लें आप, समझने की चीज है आपका। ये कोई कांस्टेंट अगर आप ले लेते हैं एक्स थीटा और डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, उस कंडीशन में एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स थीटा डी थीटा, इसको पहले जो जानते हैं उसी को आप लिख लेंगे, मीन्स कास आपका एक्स थीटा हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन में अगर आप देखे थे कि अगर हम डिफरेंशिएट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा को, और अगर आपका एक्स इसमें कांस्टेंट है तो इसका हम क्या फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला इसका जो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का जो है कास थीटा होता है, नेगेटिव नहीं होता है जो है, यही पॉजिटिव आपका डिफरेंट है जो है। तो ये आपका हो जाएगा कास थीटा, तो चूंकि कास थीटा के स्थान पे जो कुछ रहेगा उसको लिख देंगे, मीन्स एक्स थीटा, और जो इसमें कांस्टेंट है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो है। तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं जबकि इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं जो है। अगर इसका कंसेप्ट अगर है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं है, जो बताया गया जो है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन आपको जानकारी होना चाहिए कि सीधे आपका जो है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होगा और कास थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा। इसके बाद लिमिट के विषय में आपको जानना, क्लियर आपको कंसेप्ट रखना है कि इसके बाद आप लिमिट यहाँ लिख देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्रोसेस के थ्रू पहले थीटा के स्थान पे अपर लिमिट को लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, आपका लोअर लिमिट को लिखेंगे जो है। दूसरा इसमें इंटीग्रेशन में आएगा, अगर कोई कांस्टेंट दिया गया है तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट दिया गया होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जो है। जबकि अगर डिफरेंशिएशन, चूँकि इस चैप्टर में जो है यहाँ इस आपका अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी जो है, नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आपका जो है इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जबकि इंटीग्रेशन में जो है कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, अगर ये है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा जो है। दूसरा चीज़ इसमें आपको जो जानना है वो ये है कि हम करंट को जान रहे हैं। करंट को जानने से पहले हम यहाँ वेरिएबल करंट की बात है, तो वेरिएबल करंट तो अल्टरनेटिंग करंट है और ये भी वेरिएबल करंट है, लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है वेरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल करंट कहते हैं जो है। अगर इसमें आपका जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर आपका जो है चेंज हो रहा है और जिसका जो डायरेक्शन जो है पीरियडिकली चेंज हो रहा है जो है,
तो हम इसको क्या कहेंगे, आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और साथ में उसका डायरेक्शन चेंज होता है पेरियाडिकली, मीन्स एक फिक्स इंटरवल के बाद उसका जो है डायरेक्शन जो है क्या होता है, आपका चेंज होता रहता है, रिपीट होता रहता है। जो है मैग्नीट्यूड जो चेंज होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है जो है। तो ये पेरियाडिक इसमें आपका है। तो पेरियाडिक का मतलब हो जाएगा आपका हार्मोनिक फंक्शन, और हार्मोनिक फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि वो फंक्शन जिसमें साइन और कोसाइन रहता है जो है। तो इसमें आपको जो है और दो चीज़ जानना पड़ेगा, क्योंकि पेरियाडिक वर्ड अगर जैसे आता है तो पेरियाडिक का मतलब कि उसमें आपको जो है दो चीज़ जाने। पेरियाडिक का मतलब कि कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है, हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। टाइम पीरियड मीन्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन और वन पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और पीरियड और वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड जो है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी को हम इस ढंग से समझेंगे जो है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपको रिलेशन पहले से जानकारी है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम टी होता है। जो इसकी यूनिट 1/पर सेकेंड मीन्स हर्ट्स आपका जो है। एक इसमें आपको और जानना चाहिए खास तौर से इसमें, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनिक ये फंक्शन अगर आप करेंगे, कोई भी फंक्शन होगा आपका साइन और कोसाइन का, तो ये आपका जो 0 से चलेगा तो साइन का फंक्शन होगा, अपर से चलेगा तो आपका कोसाइन का फंक्शन हो जाएगा, आपका मीन्स कास का फंक्शन हो जाएगा। तो कास का फंक्शन में इसमें आप ये जानेंगे, ये इसकी वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड, अगर आप वेव के सेंस में अगर देखें, चूँकि अल्टरनेटिंग करंट वेव के फॉर्म में जो है प्रोपागेट होती है, तो ये आपका हाफ जो है पॉजिटिव साइकिल और ये क्या हो जाएगा आपका जो है हाफ नेगेटिव साइकिल आपका हो जाएगा। इसमें जो हम बताना चाह रहे हैं कि आप ये जानें कि ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मीन्स इसका जो है पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। चूँकि हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि जैसे अब हम थोड़ा सा जानकारी अब आगे देना चाहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आया, कैसे आया जो है। तो इसके पहले चैप्टर में आप इंडक्शन चैप्टर में पढ़े थे इंड्यूस इंडक्शन जो है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट से पहले आप मैग्नेटिक फ्लक्स को देखे होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इस फार्मूला से आप परिचित होंगे जो है, B × A × cos थीटा। और इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट यहीं से आपका जो है निकल जाएगा जो है। और इंड्यूस जो करंट होगा उसमें साइन का फंक्शन होगा, वही हमारा यहाँ जो है अल्टरनेटिंग करंट के रूप में हो जाता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो d∅/dt इज इक्वल टू d/dt B × A × cos थीटा। यहाँ आप देखेंगे जो है B कांस्टेंट, हम यहाँ चूँकि सेंस ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, और जो कॉयल लेंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट कर देंगे जो है। जो कॉयल की एरिया होगी उसको हम कांस्टेंट करेंगे, B कांस्टेंट है, यहाँ चेंज कर रहे हैं थीटा में जो है। तो इस रेस्पेक्ट में आपका B × A d/dt cos थीटा जो है, मीन्स एंगल को जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज सर्कुलर पाथ में पीरियाडिक मोशन में, ये चीज़ें आपको उभर करके आ जाएगी। तो जैसे इसको आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा जो है। सो ये आपका हो जाएगा B × A × -sin थीटा। सो d∅/dt ये आपका हो गया फार्मूला B × A। एक चीज़ और देखें, क्योंकि पेरियाडिक मोशन में आपको एक चीज़ और जानना होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है। एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ से ले लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंसेप्ट हम जो देते हैं, अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ मूव थीटा आपके टी टाइम में मूव कर रही है जो है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज θ/t। Therefore थीटा इज इक्वल टू ω/t। हियर ओमेगा क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो कांस्टेंट आपकी रहेगी जो है।
तो इसको आप माइनस को यहाँ करते हुए लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, साइन आपका ओमेगा टी। तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी ए इंटू साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा आपका। तो माइनस का जब इफेक्ट डाल देंगे जो है तो ये माइनस और ये माइनस आपका बी इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और देखें, चूँकि यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है कास का, और यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इस वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगी, क्योंकि ओमेगा टी यहाँ जब लिखेंगे, यहाँ जब आप इसको जो है टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ओमेगा टी, तो ये ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ओमेगा से क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे जो है। ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ, अब यहाँ से ये वैल्यू आपकी इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या इसी को जो है रेजिस्टेंस से जब डिवाइड कर देंगे जो है तो आपका अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले देख लें, ये आपका हो जाएगा बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। और ये देखिए ध्यान से, अगर आप हार्मोनिक फंक्शन पढ़े होंगे तो यही क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है या पीक वैल्यू होता है जो है। तो इंड्यूस ईएमएफ को अब यहाँ अल्टरनेटिंग करंट के रूप में देखें तो अगर फार्मूला, चूँकि इस चैप्टर में हमको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसी को कहते हैं जो है अल्टरनेटिंग, क्योंकि ये पीरियडिक वैल्यू जो चेंज हो रही है पीरियडिकली जो है, जब ये इंड्यूस ईएमएफ चेंज होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा जो। तो अगर इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर हम वी से रिप्रेजेंट करें और ये वैल्यू जो है ये आपका वी नॉट से अगर कर दें, मीन्स पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा। इसका शक्ल और भी बदल सकता है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अगर आप चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो इसमें अगर आप ये वैल्यू रख करके चेंज करेंगे, जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी आप नॉट निकाल लेंगे, मीन्स पीक वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स आपका ईएमएफ का जो है एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। जो एम्पलीट्यूड को ही आपको जो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं जो है। तो इसको हो जाएगा आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो है। और अगर आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज जानकारी हो गया तो इसी में जो है अगर आप डिवाइड कर देंगे जो है करंट रेजिस्टेंस से जो है दैट इज इक्वल टू आर करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और ये वैल्यू आपकी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई नॉट। सो हियर आई नॉट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन आर। सो आई इक्वल टू आई नॉट sin omega t. So this is the required expression for alternating current. In this expression omega is, या इसको आप एक स्टेप और आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं r I इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये आपका टाइम पीरियड के, ये आपका यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, ये टाइम पीरियड के फॉर्म में है। ये भी अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन है, ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन है, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चेंज कर दी गई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से यहाँ रख दिया गया। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। हमने क्या देखा
steady current, variable current, and now alternating current. So alternating current is equal to I naught sin 2 pi small t अपॉन कैपिटल T। तो हमने 3 करंट को जाना, फिर से रिमाइंड कर रहे हैं। स्टडी करंट, ये वेरिएबल करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में ये आपका आई नॉट जो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसको आप जो है इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू आप चेंज करके भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आगे न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या गिवन है उसके मुताबिक आप न्यूमेरिकल यहाँ से कर लेंगे। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट हुआ। आगे हमको जो है जो करंट जो जानना है, और 2 करंट आपको स्टडी करना है इसमें। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट इज IM, और दूसरा आपका जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के ये पीक वैल्यू, ये आपका IMS अभी जस्ट बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन आपका IM एंड I नॉट एंड रिलेशन बिटवीन IRMS एंड I नॉट। मीन्स आपका हम अल्टरनेटिंग करंट का ये पीक वैल्यू को यहाँ समझ लिए। अभी हम समझेंगे कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जो है। तो यहाँ इसको आप नोट कर लें जो है। आगे के जो है इसको एक चीज़ और बता दें, ये अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन है, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं जो है। ये एक्सप्रेशन को जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो गया आपका। इसमें आपका I नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा। आगे हम स्टडी करेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग के 2 नाम है, मीन कहिए या एवरेज कहिए। RMS के 3 नाम हैं। RMS वैल्यू को 3 नाम से जानते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पहला, और दूसरा आपका हो जाएगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम R कर करके सिंबलाइज कर देते हैं, IE लिखते हैं आपका जो है। और तीसरा वर्चुअल वैल्यू IV। ये तीनों का नाम एक ही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आपका वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो वैल्यू लिखा रहता है करंट या वोल्टेज का, वो RMS वैल्यू होता है। वो RMS वैल्यू, अगर आपकी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे अगर वोल्ट लिख रहा है कि चाहे 15 एम्पियर का चाहे 3 एम्पियर का अगर लिख रहा है, तो ये RMS वैल्यू होता है जो है, न कि आपका करंट वाला ये वैल्यू होता है। तो यहाँ जानना जरूरी नहीं, तो न्यूमेरिकल में फिर गलती करेंगे आप। तो जो यही आपकी वैल्यू रहती है जो है RMS वैल्यू, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू के नाम से जानते हैं जो। तो ये 3 वैल्यू आपकी जो है इस एक ही करंट का नाम है, ठीक है। तो बारी बारी से हम इसको जो है इनके बीच रिलेशन डिराइव कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I मीन एंड I नॉट। तो रिलेशन जो डिराइव करेंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। यहाँ थोड़ा सा डिफिनीशन देख लीजिए और कंसेप्ट देख लीजिए। डिफिनीशन आपका जो है थोड़ा सा कह रहे हैं कि द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज through a circuit for a half cycle, that is T/2, as sent by AC through the same circuit in the same time, means that is T/2। इसमें T/2 क्यों लिया गया है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है, जो हम मीन लेते हैं तो हाफ साइकिल के लिए उतनी वैल्यू होगी और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वही वैल्यू होगी। जब दोनों को ऐड करेंगे जो है तो वैल्यू क्या है, उसका एवरेज लेंगे तो दोनों एक पॉजिटिव और निगेटिव है, वैल्यू जो सेम होगी जो है,
तो जब मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 जो है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए आई मीन मीन्स मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0 होती है जो है। कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है आपकी 0 होती है। यहाँ देखें तो हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वहाँ जो जाएंगे जो है, लेकिन इसमें हमको निकालना क्या है, कंसेप्ट आपका जो है। एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी सर्किट में, कोई सर्किट है, इस सर्किट में एसी करंट का सिंबल ये है, थोड़ा सा समझ लें। इस सर्किट में पहले हम जो है स्टडी करंट फ्लो कराएं और टाइम जो है हमारा फिक्स है, क्योंकि जो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स टाइम पीरियड है उसके आधे समय तक। क्योंकि मैं इस पे जानकारी दे दूं, जो हम लोग इंडिया के अंदर जो एसी करंट जो यूज किया जाता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है जो है। जबकि अमेरिका या और कंट्री में जो है जो यूज किया जाता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 हर्ट्ज की होती है जो है। तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जनरली आपकी फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो आप ये जान लें 50 हर्ट्ज पे ही हम जो है काम करेंगे जो, या तो वैल्यू गिवन रहेगी तो उस पर काम कर लेंगे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कंसेप्ट आपके पास क्लियर होगा। जो मैं फिर से यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ टाइम पीरियड जितना भी आपका है, टाइम पीरियड जैसे अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट वाली बात कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है यही आपका हाफ टाइम होगा। ये पूरा तो आपका कंप्लीट एक T/2 आपका हो जाएगा, और ये पूरा करेंगे आपका ऐसे से ऐसे, या पूरा समय, तो यहाँ से आपका जो है ये टाइम T हो जाएगा। तो हम हाफ साइकिल, जितना समय आपका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का आपका जो है टाइम पीरियड का होगा उतने ही समय की बात है। टाइम इसमें जो है लिमिटेड कर देंगे। कंप्लीट वन साइकिल के लिए मीन की वैल्यू मीन्स मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0 होती है। तो हम हाफ साइकिल के लिए जो 0 नहीं होती है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए टाइम को ध्यान दे देंगे। इसमें जो है हाफ साइकिल के लिए हम निकालेंगे जो है। फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू 0 हो गई तो उसको जो है हम नहीं उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि नहीं इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। जो खाली लिमिट अगर 0 टू आपका T कर देंगे जो, तो आपका 0 आ जाएगा। 0 to T पे आपका जो ये फार्मूला मिल जाएगा जो। तो यहाँ कंसेप्ट ये देना चाह रहे हैं कि ये सर्किट आपका है, इस सर्किट में आप इतने समय तक अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराइए और उसमें चार्ज की वैल्यू को नोट कर लीजिए कितना आ रहा है। और कोई एक पर्टिकुलर स्टडी करंट होगी, कांस्टेंट करंट होगी, इतने ही समय तक फ्लो कराने पे अगर चार्ज इतना ही हो जाएगा तभी जो है उस स्टडी करंट को इस अल्टरनेटिंग करंट का जो है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे जो है। जो आपका डिफिनीशन में जो दिया गया वो यही है कि आपका स्टडी करंट आपका मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कब कहलाएगी, जब एसी जो है उतने ही मीन्स हाफ साइकिल तक उसका में फ्लो कराएंगे और उसकी चार्ज की वैल्यू उतना ही आ जाए जो है। तो इसका दो तरह से डेरिवेशन हो जाएगा। आसान तरीके से डेरिवेशन आप जो है मैथमेटिकल जो इंटीग्रेशन मेथड से हम जो डिराइव करते हैं उसके तरफ से देख लेंगे। तो आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपका, आई नॉट साइन 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है और हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को निकालने के लिए ये फार्मूला होता है और हमको निकालना है हाफ साइकिल तक। तो 0 to T/2 कर देंगे। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ही निकालना है और जब लिमिट 0 to T/2 पे dt से डिवाइड कर देंगे तो ये मीन निकल जाएगा। तो ये मीन निकालने का ये फार्मूला है कि जिसका निकालना है मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो है किस लिमिट तक, तो यहाँ 0 to हाफ साइकिल के लिए, और उसमें आपका जो है 0 to T के से डिवाइड कर देंगे तो ये मीन वैल्यू का निकल जाएगा जो है। तो ये मीन वैल्यू का फार्मूला है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, डिराइव कर देता हूँ फॉर एक्सप्रेशन को। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 0 to T/2 इंटू, अब इंटेनियस वैल्यू की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T एंड dt।
अपॉन 0 to t/2 dt। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि ये वैल्यू बार बार रिपीट ना करना पड़ेगी। वैल्यू सीधे आपका इंटीग्रेट करके मैं दिखा देता हूँ। ये सीधे आपका इंटीग्रेशन g2 t/2 जो आपका होगा dt का अगर आप लेंगे तो ये आपका जो dt रहेगा ये आपका t हो जाएगा, स्मॉल t का लोअर लिमिट एंड आपका अपर लिमिट। तो ये फार्मूला बताया गया होगा, अगर आप देखे होंगे जो है कि x⁴n dx, ये फार्मूला बताया गया होगा आपका कि पावर क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं x⁴n और x+1 और अपॉन n+1, ये n के सभी वैल्यू के लिए होगा, एक वैल्यू को छोड़ करके n डज नॉट इक्वल टू -1 जो है। तो उसी कंसेप्ट में थोड़ा सा यहाँ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा। यहाँ t जो है नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि t पे पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये dt कर लेंगे जो है। तो इसको आप समझ लें, इसको डिफ्रेंशिएट जो यहाँ मैं सीधे लिख दिया है इसको समझ लें कैसे आया है। तो वो ये आया है फार्मूला, इसी को अप्लाई कर देंगे। तो t पे क्या हो जाएगा आपका 0+1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 0+1, ये वैल्यू हो जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू t हो जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो यहाँ बताना थोड़ा सा ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ अगर हम dw लिखते हैं जो है, इंटीग्रेशन ऑफ dw डायरेक्ट w लिख देते हैं जो है, तो वो यही से लिखा जाता है, कोई अलग से नहीं होगा। तो इसको देख लें। अब अपने मेन पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मैंने t लिख दिया है, तो इसको आप लिखेंगे तो पहले अपर लिमिट दैट इज t/2 -0 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t/2। अब यहाँ वैल्यू सीधे हम t/2 पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/t/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको यहाँ से लिख देते हैं सीधे। आप जो है जब ये समझ में आ गया